नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस दिन एग्जाम नहीं रहती हैं उस दिन हम आपको 2 या 3 वीडियो जो है अपने तरफ से सजेस्ट करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पैटर्न फॉलो कर रहा है एग्जामिनर उसी पे आधारित आपको प्रोवाइड कराते हैं और आने वाले शिफ्ट में आपको वहां से क्वेश्चन देखने को अब तक मिली है, आगे भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सवेरे हमने आप लोगों को मैथ का पैटर्न वाली एक वीडियो दिया था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी अच्छा लगा। एक प्रश्न है यहाँ पे, राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं यह अनुच्छेद 164 के जो है उपयोग करके करते हैं। राज्य में राज्यपाल होगी यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 153 कहता है। अब तक राष्ट्रपति से देखने को मिला है, आगामी शिफ्ट में आपको राज्यपाल से देखने को मिलेगा। राज्यपाल का जो क्षमादान है ये अधिकार है आर्टिकल 161, वहीं राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ये आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में क्या फर्क होती है? तो राष्ट्रपति जो है पूर्णतः सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है क्षमा इतना ही कर सकता है, डिले करवा सकता है, सजा को कम करवा सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं करवा सकता। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है ये पूछा गया था, तो ये राज्यपाल होता है। वहीं केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी की बात आएगी तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वहीं केंद्र में जो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन होते हैं तो भारत का महान्यवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में के वेणुगोपाल है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड पे जो है जब आप पानी गिराते हैं तो एसिटिलीन गैस की जो है प्राप्ति होती है। संगमरमर का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक नाम जो ट्रेंड में चल रहे हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उस दिन pH पूछा गया था, 10.4 से 5 तक होती है। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH को कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट अभी तक बचा हुआ है, कोने में अभी तक पूछा नहीं गया है, ये है आपका अम्लराज। अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ये HNO3 प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जो है नाइट्रिक अम्ल के संयोग से बनती है। ये एकमात्र ऐसा द्रव है जिसमें सोना घुल जाती है। सोना का सूत्र भी आपसे पूछा जाता है तो Au होता है, औरम कहते हैं इसे। ठीक है, और सोना के बारे में क्या होती है, विशेषता क्या है, खासियत क्या है इसके? ये नमनीय धातु होती है, सबसे अधिक जो है तन्यता होती है इसकी, तभी तो आप 2 ग्राम लेते हैं और चेन बना डालते हैं। इसके बाद ये प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब है शुद्ध पाया जाता है, और के रूप में नहीं पाया जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न और यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रकृति में तांबा जो है ये शुद्ध तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, यानी मुक्त तथा संयुक्त, यानी और के रूप में भी मिलता है और शुद्ध भी मिलता है तांबा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक यहाँ पे न्यूमेरिकल आप लोगों की फरमाइश पे साइंस के ज़्यादा वेटेज मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप में से बहुत जो है कमेंट किए हैं कि हमें जो है साइंस स्ट्रीम से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, तो आपका बात जो है यहाँ पे ध्यान में रख लिया गया है। 15 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए यहाँ पे थोड़ा स्प्रिंट है, 20 ओम के जो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा एक 8 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा गया है। मतलब एक 8 ओम के और एक 20 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है पैरेलल में, और 15 ओम आपको प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो आप किस सूत्र से निकालेंगे? आपको सब दिन बताते आ रहा हूं कि जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 2 है तो 2 r2 तक, अगर 5 है तो r3, फिर प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रभावी प्रतिरोध निकालना है, 1/r निकालना है। 1/r1 मान लीजिए एक 20 ओम दिया है और हमें यही r2 निकालना है। ठीक है, इसी का मान पूछ रहा है कि भाई जो दूसरा प्रतिरोध होंगे वो कितने ओम के होंगे, तो मैं इसको आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा। अब हमें प्रभावी जो है कितना निकालना है? 15 ओम। तो 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/r2 हो गया। यही r2 का मान निकालना जो हमें पता नहीं है। 15 और 20 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60, तो 1/60 हो गया। 1/r2 बराबर 60, तो r2 बराबर हो गया आपका 60 ओम। ठीक है, तो
तो आपका जो है 60 ओम आंसर हो जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूं, समांतर क्रम में क्या सूत्र होता है, प्रभावी प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ प्रभावी प्रतिरोध पहले से दिया गया है 15 ओम, तो 1/15 लिख लिया मैं, क्योंकि 1/R होता है, R नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब समांतर की बात हो तब श्रेणी में दूसरा चीज हो जाती है। उसके बाद एक जो प्रतिरोध लगा है वो 20 ओम का लगा है और दूसरा आपको R2 निकालना है। यहाँ से हम कैलकुलेट किए हैं 1/15 में से 1/20 को घटाए हैं तो हमें 1/60 मिला है, ठीक है। और 1/60 में 8 उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 60 है, इधर भी उलट देंगे तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक ऐसी स्थिति जिसमें स्थिति के साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हुआ हो। जैसे आप जानते हैं कोविड काल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज हो रहा है हरियाणा का रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया था तो राजस्थान था, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब महंगाई तो होती है साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है तो इसे गतिहीन स्फीति कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था, ठीक है। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए इकोनॉमिक्स में, और कब किए थे 1998 में किए थे शायद, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1999 या 1998 में किए थे, देख लीजिएगा, एकदम श्योर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। और मुद्रास्फीति रोकने में जो है किसका योगदान होता है, तो आरबीआई का योगदान होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये क्या करते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाजार में करेंसी की तरलता होती है उसको कम कर देता है। अब रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होता है, फिर एक और उपाय है, नोट छापना बंद कर देता है, ठीक है। अस्थायी रूप से नोट छापना भी बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है, बाजार में जो लोगों के पास नकदी जो है कम हो जाती है, जिससे सामान खरीदना कम कर देते हैं और महंगाई जो है थम जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये सीक्वेंस इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये असम में स्थित है, क्योंकि असम राज्य को जो है ज्यादा टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनर, इसीलिए मैंने असम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं सभी के संबंधित त्योहार का कल ही एक लिस्ट दे दिया हूं। जो भी त्योहार पूछे जाएंगे उसी लिस्ट से पूछे जाएंगे, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मानस, काजीरंगा और नमेरी ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ है, असम में ही स्थित है। उसके बाद माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये कौन से नदी पे है, ब्रह्मपुत्रा पे है, तो ये भी कहाँ है, तो ये भी असम में है, ठीक है। केबुल लामजाओ ये जो है पल्लवित नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, मणिपुर में है। इसके बाद कंचनजंगा चोटी कहाँ है, ये सिक्किम में है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किस में नहीं किया जाता, तो जिसमें किया जाता है ना, मैं यहाँ पे रख लिया हूँ, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले शिफ्ट में जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं पूछा गया था, ठीक है। तो आग बुझाने में हो सकता है एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग, छपाई इत्यादि के कारखाने में भी एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग होती है, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन का प्रयोग कहाँ होती है, तो रंजक के रूप में होती है। जो डाई क्लीनर्स वाले जो कंपनियां होते हैं जो कपड़े का रंजक करते हैं, डाई करते हैं, तो उसमें जो है क्लोरीन का उपयोग होता है, रंग उड़ाने के हेतु जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। दोस्तों आपको पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है बलवंत मेहता समिति के द्वारा किया गया था, और ये जो है पूछा गया था। तो अब है बारी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी समिति है, ये बलवंत मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, सिंघवी समिति है। उसके बाद शुरुआत कब होती है, 1959 में। कहाँ से होती है, राजस्थान के नागौर से होती है। इसके बाद पंचायती राज के बारे में पूरा मसला आपको जरूर देख के जाना है, मैं बार बार पीडीएफ में छापता हूँ, आपको देखना जरूर है, एग्जाम में भी छपेगी और छपती है। 11वीं अनुसूची तथा 9वां भाग, ये दोनों पंचायती व्यवस्था संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 मदों को यानी विषयों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 भी ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 243 के ओ तक किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत से शामिल है, ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का हेडक्वार्टर जो है, सर्वोच्च संस्था, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी है, इरडा का मुख्यालय भी है, चार मीनार भी है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, 21 वर्ष, और पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी और प्राचीन आवर्त सारणी में जो है यहाँ पे डिफरेंस पूछ दिया गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा रख लिया मसाला, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो अंतिम उपधातु है ये है पोलेनियम।
पोलेनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ये 27 समस्थानिक के साथ ये सबसे अधिक समस्थानिक वाले उपधातु हैं, ठीक है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मोसले महोदय है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7 आवर्त है, और वर्ग कितने हैं, तो 18 वर्ग है। प्राचीन और आवर्त आधुनिक में क्या फर्क है भाई, वर्ग और आवर्त के रिलेशन में, तो प्राचीन वाले में जो थे सिर्फ 9 ही वर्ग थे, लेकिन आधुनिक वाले में 18 वर्ग है, और आवर्त दोनों में सेम है, प्राचीन में भी 7 थे और आधुनिक में भी 7 है। और क्या जो है मेन फर्क क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर जो है आधारित है। अब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ना किसी भी तत्व या धातु में, उसे ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 ही प्रोटॉन है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक पर आधारित हो गया। अब प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, मेंडेलीव। ये किस चीज पर आधारित थे, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। कितने आवर्त थे, 7 और 9। आधुनिक वाले में कितने हैं, 7 और 18। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है आधुनिक आवर्त सारणी और पुरानी आवर्त सारणी में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डी तो छोड़ दीजिए, बड़े एग्जाम यानी कि कमीशन तक के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ग्रुप डी में भी इस बार जो है आवर्त सारणी को काफी टारगेट किया जा रहा है। एक प्रश्न है यहाँ पे, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। पिछले सीट में पूछा गया था कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो इसी फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चन। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और खाली दक्षिणी गंगा कहेगा तो आपका हो जाएगा गोदावरी। कहाँ गया, इधर है। दक्षिणी गंगा खाली कहेगा तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कहेगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा कहेगी तो आपका कावेरी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कृष्णा और कोयना ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और जो है यहाँ पे क्या अभी मैं बताया था गोदावरी नदी के बारे में कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नर्मदा और सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और ये नर्मदा नदी जो है ये विपरीत दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट बहती है, और डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है। अब डेल्टा से याद आ गया कि भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा है, सुंदरी वृक्ष के ऊपर पड़ा है। किस प्रकार का वन पाया जाता है, मैनग्रोव वन जो है पाया जाता है। मैनग्रोव एक प्रकार का दलदली वन होती है जो काफी उपजाऊ होती है और काफी क्रिएचर की आवास भी होती है ये, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है वहीं से जो है इनका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। देवप्रयाग उत्तराखंड में है, कल भी बताया था। एक प्रश्न यहाँ पे, माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब माध्यम में तापमान की वृद्धि होती है तो प्रकाश की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एज इट इज रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रकाश के गति पे। क्यों, क्योंकि प्रकाश किस प्रकार के तरंग है, प्रकाश है आपका जो है अनुप्रस्थ तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता तो होती ही नहीं है, तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए प्रकाश जो है निर्वात से भी गमन कर सकता है, और सबसे अधिक जो चाल है प्रकाश की ये निर्वात में ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलते हैं आगे। एक यहाँ पे है कि किसी गोलीय दर्पण में यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों F = R/2, ये जो न्यूमेरिकल है ना आपको फ्री में नंबर दे के जा रहे हैं, 4 सूत्र याद करना है। दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र 1/F = 1/V - 1/U, ठीक है। उसके बाद F = R/2 याद करना है, ओम का नियम याद करना है, V = R है, और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो है प्रभावी प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इतना ही देख के जाना है। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल अभी तक नहीं आया है, पहले इसको सॉल्व कर लूं। तो क्या होता है, F = क्या होता है, R/2 होता है। तो F आपका क्या दिया है 25 और R/2 हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या 50 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि पौधों में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ये मुख्य या नहीं है, मुख्य है, ठीक है। ये मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो है पौधे के मुख्य जो है पोषक तत्व है। अब नाइट्रोजन जो है पौधे को हरा भरा रखने में मदद करते हैं, वही पोटास जो है कीड़ों मकोड़ों से लड़ने में जो है फास्फोरस माफ कीजिएगा मदद करते हैं, और पोटास जो है पौधों के इंटरनली इम्यून सिस्टम को जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे आदमी को भी जो इम्यून सिस्टम लेते हैं ना टॉनिक वगैरह, तो पोटास जो है उनमें टॉनिक का कार्य करता है, ठीक है। और यूरिया किस प्रकार
प्रकार के उर्वरक है ये भी पूछा जाता है। तो नाइट्रोजनी उर्वरक है, जैसे मैं किसान घर से हूँ, आप भी अगर जानते हैं गाँव घर में खेती होती है तो बारिश के बाद या फिर किसी फसल को पटाने के बाद यानी पानी डालने के बाद जो हम यूरिया खाद डालते हैं ताकि उसमें जो हरियाली आ जाए, है ना। पौधों में जल का प्रवाह जाइलम से होता है और खाद्य तथा पोषक तत्व की प्रवाह फ्लोएम से होती है। ये दोनों उत्तक हैं और ये दोनों उत्तक कितने प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं? तो 4 प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं। VVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद पौधों में शोषण कहाँ से होती है? रंध्र के द्वारा या स्टोमेटा कहते हैं इसे अंग्रेजी में। आवृत बीजी पौधों में जो फल का निर्माण होता है ये कहाँ से होता है? तो अंडाशय के द्वारा होता है। और जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी कहने का मतलब जो बीज उत्पन्न नहीं करते, तो ये बीजांड से होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? ये भी आप याद रखिएगा, साइकस को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे बड़ा फूल भी याद रखिएगा रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल बुल्फिया, ठीक है। ये भी बड़ी बात नहीं है कि पूछ दिया जाए चुटपुटिया क्वेश्चन और अपन जो है और जीरो पे आउट होकर आ जाए, ठीक है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल महोदय ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे, इसी कारण से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1921 ईस्वी में, ठीक है। प्रकाश की वेग जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। अभी आपने देखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश किस प्रकार के तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि किस प्रकार के तरंग है भाई? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। इसी गमन के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो है ध्वनि निर्वात में जो है गमन नहीं करती है। इसी कारण हम चांद पर जो है कोई आवाज नहीं सुन सकते, ठीक है। हर चीज को रिलेट करना सीखिए, आपका काम जो है काफी आसान हो जाएगा, चाहे मैथ हो चाहे कुछ। हम तो जो है अधिकांश चीज को रिलेट करके ही याद भी करते हैं, रिलेट करके ट्रिक भी अपनाते हैं, ठीक है। प्रकाश के 7 रंगों में जो विभाजित करने की घटना होती है ना, जो प्रिज्म ले लेते हैं, यहाँ पे लाइट को गुजारते हैं, ये 7 वर्णों में विभक्त, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे वायलेट होता है, तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। अब लाल सबसे ऊपर था और बैगनी सबसे नीचे था, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन या और इसके क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। प्रकीर्णन और अपवर्तनांक एक ही चीज होगा, विचलन को ही बोलते हैं। तो ये जितनी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी ये इतने कम होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। साथ ही साथ मैंने चालकता और प्रतिरोधकता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताया था। इसके बाद मैंने आयतन और घनत्व में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बताया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तनांक या प्रकीर्णन सबसे कम होगी क्योंकि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी होगी? तो बैगनी की हो जाएगी। और आपको अगर पूछा जाए कि इनमें से किस रंग का सबसे अधिक है तो आप जो है एक बार सीट देख लीजिए, सबसे ऊपर लाल रहता है, बैनी आ पिनाला, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से कितने नंबर पे आते हैं, उस हिसाब से जो है आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसकी प्रकीर्णन अधिक होगी और किसकी ज्यादा होगी, मतलब कम होगी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है, अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पैरोमीटर का, ठीक है। थर्मामीटर भी टेम्परेचर मापने के लिए होता है, लेकिन थर्मामीटर जो है एकदम लो वाला टेम्परेचर मापता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो पैरोमीटर का उपयोग करते हैं जब जैसे सूर्य के प्रकाश का जो है आप सूर्य का टेम्परेचर आपको मापना है तो पैरोमीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। भारत में सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो प्लांट है तमिलनाडु में लगाया गया, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। 10 ओम तथा 20 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, तो पहले तो प्रभावी प्रतिरोध आपको निकालना होगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। और आपको विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा फ्लो होती है, विभवांतर का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो विभवांतर माने वोल्ट था। तो पहले श्रेणी क्रम में क्या होता है? टोटल प्रतिरोध R1 R बराबर क्या होता है? R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। अगर 2 3 होता तो R3 भी कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभावी प्रतिरोध मैं निकाल लेता हूँ, तो 30 ओम मेरा निकला टोटल फाइनल वाला प्रतिरोध, ठीक है। और क्या है भाई? एम्पियर में 2 एम्पियर धारा जो है, आई का मान दे दिया है, आई माने धारा को इंडिकेट करते हैं, इसे 2 एम्पियर में दिया गया है। अब मुझे ओम के नियम में रखना है, V बराबर RI होता है, तो V का मान मुझे तो निकालना ही है। और R का निकला है कितना? 30 ओम, और I का मान कितना है? 2, तो 30 दूनी के 60 वोल्ट जो है इस परिपथ से गुजरेगी। दोस्तों काफी इजी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं और इससे ज्यादा नहीं आ रहा है एग्जाम में, आपको इतना देख के जाना है, आपका काम जो हो जाएगा। मान लीजिए कि सब कुछ बनाए और 3-4 नंबर इससे मिल गया थोड़ा सा ध्यान देने के बाद, तो आपका क्या जाता है कि नहीं? अच्छा ही होगा। जहां तक मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। अब प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर से एक चीज और याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है ना, घोषणा वितरण नहीं, घोषणा होती है, ये भी 10 दिसंबर को ही होती है, क्योंकि इसी दिन जो है अल्फ्रेड नोबेल साहब की मृत्यु हुई थी। ये पुण्य तिथि है उनके। किस चीज का आविष्कार किए थे? डायनामाइट का। डायनामाइट क्या है? विस्फोटक है, इसी के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो फोकस दूरी, अब क्षमता बराबर क्या होता है? पावर बराबर P बराबर 1/f मीटर होता है, ठीक है। तो इसी में आपको पीरो देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 तो पहले से पता है कि 4 डायोप्टर है, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी निकालना है 1/f
फोकस दूरी पूछ रहा है तो 1/f मीटर, ठीक है। तो f का मान क्या हो जाएगा, 1/4 मीटर। f का मान 1/4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1/f मीटर है ना, तो 1/4 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट या फिर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे आदमी तक भी पहुंच जाए। और टेलीग्राम से पीडीएफ लेना ना भूले, आपको पीडीएफ ले लेना है और खुद से ये न्यूमेरिकल सम को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसे एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जरूर देखिए, ठीक है। आपके ही फायदे के लिए मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ।